तो अभी रिसेंटली अक्टूबर 23 कंपाइलेशन होती है अपनी 16th मीटिंग की, ठीक है। तो ब्रिक्स फुल फॉर्म आपको पता है, 5 कंट्रीज के इसमें नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो पहले थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे कैसे ये बना। नील का नाम याद होगा आपको, 2001 में एक रिसर्च पेपर वो कंडक्ट करते हैं, उसमें बोला गया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो वर्ल्ड के डेवलपिंग वाली नेशंस को रिप्रेजेंट करे। किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? एक तो इकोनॉमी रहेगी आपकी, और बाकी क्या रहेगा, जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे टेररिज्म आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज इतनी स्पीड से चल रहा है वो आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इंपॉर्टेंट से कुछ एग्रीमेंट जो साइन हुए थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो सेकंड चीज़ हम इसमें देखेंगे दैट इज़ अबाउट द आउटकम ऑफ 16th मीटिंग। लास्ट टाइम हमने COP कौन से वाला किया था? COP 29 तो अभी चल रही है मीटिंग। CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अरे जिसमें कन्मिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट्स पड़े थे, यस 16 था, ठीक है। COP 14 भी हुआ है एक कन्वेंशन का, COP 14 कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, उसको भी देखेंगे, पर अभी COP 29 के साथ देख लेंगे उसको। तो वो समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान, तो उसको भी ध्यान में रखना। चलिए आ जाओ टॉपिक के ऊपर। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले तो क्या चीज़ हुई ब्रिक्स समिट 16th मीटिंग के अंदर, वो थोड़ा सा हाईलाइट्स दे रखे हैं। लोकेशन सबसे पहले कजान, नाम सुन के लग सकता है कजाकिस्तान, पर इट इज़ लोकेटेड इन रशिया। तो ये आपको पूरा रशिया का मैप दिखाई देगा, और यहाँ पे है लोकेशन दैट इज कजान। यहाँ पे हमारी 16th मीटिंग हुई है, किसकी? ब्रिक्स की। फर्स्ट पॉइंट टू नोट, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, कजान। क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया? तो मल्टीलेटरलिज्म। अब ये मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है? मल्टी नाम से पता चल रहा है बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बात हो रही होगी, मल्टी यानी कि मैनी। लेटरलिज्म का मतलब है बहुत सारी कंट्रीज आगे आएंगी और किसी कॉमन गोल के ऊपर फोकस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आज 2024 में अगर आप देखोगे तो कौन सा कॉमन गोल चल रहा है? एजेंडा 30, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब होता है? बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके एक कॉमन गोल के ऊपर काम करेंगी। तो यहाँ पे एक और चीज पता चलेगी आपको मल्टीलेटरलिज्म के साथ, मल्टीपोलर। अब मल्टीपोलर का क्या मतलब होता है? मल्टी अगेन बहुत सारी हैं, और पोलर मतलब पावर। जब आप इस 16th मीटिंग के हाइलाइट्स देख लोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ जी, हम मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड सेकंड मल्टीपोलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको लास्ट में दिखाई देंगी, तो कंक्लूजन में आप ये दो वर्ड्स यूज कर सकते हो। अब मल्टीपोलर पे क्यों ज्यादा फोकस किया गया है? क्योंकि आपको याद होगा कोल्ड वॉर का टाइम, दो पावर्स हुआ करती थी। बाइपोलर आपको कंट्रीज में देखने को मिलेगा, कौन कौन सी थी? एक था US, फिर आया USSR। 1990s में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है USSR का। फाइनली कितनी कंट्रीज बन के आई थी? 15 कंट्रीज, रशिया को इंक्लूड करके 15 कंट्रीज आ गई थी यहाँ से। तो अब जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन द मल्टीपोलैरिटी, मतलब सिर्फ दो पावर्स या एक पावर रूल नहीं करेगी, बहुत सारी पावर्स जो हैं वो रूल कर रही हैं। इंडिया को भी वन ऑफ देम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ग्लोबल साउथ है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया। और ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच में एक लाइन आती है दैट इज ब्रेंट लाइन, याद रखना उसको भी। अब जो कजान डिक्लेरेशन हुआ, जहां पे भी कोई मीटिंग होती है उसके आगे डिक्लेरेशन लगा देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला जो फोकस है ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर है, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, वो तो होता है, पर इन्होंने अभी नए मेंबर्स भी ऐड कर लिए। टोटल 5 कंट्रीज को बोला गया था, जिसमें से सऊदी अरेबिया, उन्होंने फॉर्मली अटेंड तो कर ली है मीटिंग, पर वो ऑफिशियली भी पार्ट नहीं है ब्रिक्स के, ठीक है। और दूसरा पीस बिल्डिंग, कि हम पीस एस्टेब्लिश करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। एनहांस कोऑपरेशन अमंग द ग्लोबल साउथ नेशन, मेन फोकस कहाँ पे है? ग्लोबल साउथ के ऊपर। जब आप मैप को देखते हो तो यहाँ पे ऊपर की कंट्रीज जो आपको दिखेंगी वो ज्यादा डेवलप दिखेंगी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑल दो साउथ वाले पार्ट में आती है, बट बिकॉज ये क्या है, डेवलप्ड नेशन है, तो इस वजह से इसको भी नॉर्थ में कंसीडर किया जाता है। तो ग्लोबल साउथ नेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। एक जिम ओ निल थे,
इन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला 2001 में, और जिसमें 4 कंट्रीज को इन्होंने ऐड कर लिया। तो पहले ये सिर्फ ब्रिक की थी, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना। टाइम बीतता गया। इन ईयर 2010 में एडिशन हो जाती है एक और कंट्री की, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो पहले क्या हुआ करता था, ब्रिक था जिसके अंदर 4 कंट्रीज थी। साउथ अफ्रीका को बाद में 2010 के अंदर ऐड कर दिया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि एक तो इकोनॉमी, क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, 40% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट वेस्ट, यानी कि आपकी ये जो यूएस एंड ऑल कंट्रीज आ जाएंगी, यूके एंड ऑल, वेस्ट में आ रहे हैं ना ये सारे, तो इनकी जो डोमिनेंस इंक्रीज कर रही है उसको कहीं ना कहीं टैकल करना था। तो दैट्स वाई एक नई ऑर्गेनाइजेशन अपने पास आती है, दैट इज नेम्ड एज ब्रिक्स। अब जो बोला गया 16th मीटिंग में, इसको बोला गया है ब्रिक्स प्लस, क्योंकि नाम नहीं बन रहा था ना फिर अच्छे से। अब कितने ही एक्रोनिम बना लोगे आप, तो अब प्लस लगा दिया, मतलब नई और कंट्रीज ऐड होती जाएंगी तो वो प्लस में इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद कहाँ कहाँ पे मेन फोकस करा गया जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था? जो जो भी ये टेररिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपके, आतंकवाद को लेके प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट आपका चेंज कर रहा है उसको लेके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, और अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस था पूरे वर्ल्ड की, नॉट ओनली ब्रिक नेशंस, उनको चेक करके हमें भी ग्रो करना था जो ब्रिक्स के अंदर थे, तो इंडिया भी था। फाइनेंशियल सिचुएशन, अब आईएमएफ आप सुनते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा आप एक और बैंक सुनते हो, दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे एट वॉशिंगटन डीसी। तो ये कहीं ना कहीं किसकी ज्यादा डोमिनेंस रिप्रेजेंट करता है? अगेन वेस्ट की डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिक्स ने फोकस किया कि हमारे अपने फाइनेंशियल जो है अलग से इंस्टीट्यूशंस हो। जैसे आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सुना होगा, जिसके हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में आपको मिल जाएंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्रिक्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी गई। और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, समझ रहे हो ना, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो वैसे ही यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ट्रेड के ऊपर फोकस किया गया। ओवरऑल आप देख रहे हो सारी चीजों को टच कर लिया था इन्होंने। तो मेन एम में ज्यादा नहीं सोचना होता कि पर्पस में क्या लिखे, जो भी आपको एजेंडाज, जो भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो भी वहां पे एम्स लिखी गई हैं, वही इनके फोकस थे, एरिया ऑफ फोकस। 2009 में फर्स्ट ब्रिक मीटिंग होती है। अब यहाँ पे ब्रिक लिखा है, अभी साउथ अफ्रीका नहीं आया था क्योंकि 2009 चल रहा है। तो कहाँ पे हुई थी? ये तो रशिया में हुई थी, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। 2010 में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका की एडिशन हो जाती है, अभी सिर्फ एडिशन हुई थी। 2011 में फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने भी पार्टिसिपेशन करा, आपकी ब्रिक्स जितनी भी मीटिंग होने लगी चाइना में हुई थी जैसे कि उस टाइम पे। 2014 में एक डिक्लेरेशन होती है जिसका नाम था फोर्टालेजा। फोर्टालेजा जो डिक्लेरेशन होती है, ये 6th ब्रिक्स समिट हुआ था। नंबर उतना जरूरी नहीं है, पर डिक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपकी फोर्टालेजा डिक्लेरेशन थी, इसी के तहत इन्होंने अपना एक नया बैंक लॉन्च करा जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो 6th ब्रिक्स मीटिंग हुई थी जब, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, उसमें क्या आया अपने पास? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स एट शंघाई चाइना। ठीक है, तो ये आया था अपना 6th वाला जो ब्रिक्स समिट हुआ था। 2014 ईयर था जब इंडिया में किसकी सरकार आई थी? बीजेपी की, तो वैसे याद करके रख लेना। एंड फोर्टालेजा डिक्लेरेशन नाम था, तो इसको भी ध्यान में रखोगे। 2015 में ऊफा डिक्लेरेशन आती है। ऊफा इज प्लेस इन रशिया, ये रशिया के अंदर जगह मिल जाएगी आपको। तो इन्होंने मेन फोकस किया था कि हाँ जी, हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन करनी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पीस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। तो कुछ खास नहीं था, बट ऊफा लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इट इज़ इन रशिया। 2021 में 13th जो ब्रिक्स समिट हुआ था, ये हुआ था इंडिया के अंदर। इससे पहले 2 और हमने सबमिट करवाए थे, एक था 2012 का और एक था 2016 का, तो ये हमने ही चेयर किए थे। पर जो 13th ब्रिक्स समिट हमने करवाया था 2021 में, उसकी एक खास बात थी। 2020 से अगला साल है, तो जो मीटिंग हुई थी दैट वाज वर्चुअल। एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट्स भी देखने को मिली हैं कि मीटिंग कैसे हुई थी, तो वर्चुअल हुई थी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखोगे आप। 2021 की बात है, इससे पहले 2 बार हम चेयर कर चुके हैं, 2012 एंड 2016। उसके बाद 2022 का आपका बीजिंग डिक्लेरेशन होता है, मतलब चाइना के अंदर हुआ। तो रशिया एंड यूक्रेन का ये जो वॉर चल पड़ा था, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उसके अलावा कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट चल रखी थी, वैक्सीन बनाने की और उस प्रॉब्लम को टैकल करने की, उसके ऊपर फोकस किया था।
डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर बातचीत करी थी। फिर 2023 का 15th ब्रिक्स लास्ट ईयर का आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, लोकेशन इज जॉनसन्सबर्ग, तो ये आपका हुआ था लास्ट ईयर। तो इसके तो खास एम्स थे नहीं। अभी वाले के जो है कजान डिक्लेरेशन, दैट इज योर 16th मीटिंग, ये कुछ आउटकम्स हैं, इनको अपने पास चाहे से नोट कर लो ताकि आपको पॉइंट्स एकदम से क्रिस्प एंड क्लियर रहें कि क्या क्या मेन बातें करी गई है। तो सबसे पहले तो आपको पता है किसके ऊपर बात हुई होगी, एज यूजुअल रशिया एंड यूक्रेन। अब यहाँ पे इस आर्टिकल को जब राइटर ने लिखा है तो एक तरफ वेस्ट की आइडियोलॉजी दिखाई है, यूएस आप इमेजिन कर सकते हो, एंड दूसरी तरफ रशिया की। अब वेस्ट चाहेगा कि मैं रशिया को कैसे नीचा दिखाऊं, मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन अपनी शो करने की ट्राई करेगा जो वेस्ट होगा, एंड रशिया दिखाएगा कि कैसे मैंने खुद को डोमिनेटिंग रखा है, इंस्टेड मैं लड़ाई कर रहा हूं अलोंग विद द यूक्रेन। तो यहाँ पे वेस्ट देखना बार बार क्रिटिसाइज करेगा कि कैसे हमने रशिया को अगेंस्ट इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट जारी करवाया हुआ है कि अगर पुतिन आता है किसी भी मेंबर कंट्री के अंदर, जैसे लास्ट वाला जो ब्रिक समिट आप देखते हो कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उस उन्होंने क्या किया था, वारंट जारी किया था अगेंस्ट पुतिन। तो यहाँ पे रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो गए नहीं थे साउथ अफ्रीका, तो वेस्ट ने उसका फायदा उठा लिया कि देखो आप लड़ाई कर रहे हो तो उस वजह से आपको इनविटेशन भी नहीं दिए जा रहे कि मीटिंग्स अटेंड करी जाए। तो ये चीजें हैं, वेस्ट रिप्रेजेंट करेगा कि रशिया की जो पोजीशन है वो डिक्लाइन कर रही है, और वहीं पे रशिया क्या बोलेगा अब कि अब देखो 16th मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, रशिया के अंदर ही हुई है, कजान मीटिंग, और लगभग 9 लीडर हमारी कंट्री में आए, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके साथ साथ नई कंट्रीज जो ऐड हुई वो अलग से बातचीत है। फिर आपने एक इमेज देखी होगी, काफी वायरल भी हुई थी, मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे आएगी, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली देखी थी, ये एक करेंसी लेके चले हुए थे, ये बोल रहे हैं कि हम ब्रिक्स की ना एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे। ऑल दो ब्रिक्स वालों ने उतना सपोर्ट नहीं किया है, पर हाँ लोकल करेंसी को जरूर से सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल रशियन करेंसी अगर आप देखोगे रूबल्स, एंड इंडिया की आ जाएगी रुपी, तो मतलब जब हम कुछ परचेज करेंगे तो रुपए में मतलब पेमेंट अपनी अपनी करेंसी में कर देंगे। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे देखते हैं, पर ये जो करेंसी थी पुतिन ही एक्साइटेड हो रखे थे इसको लेके कि हम ब्रिक्स की एक अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, बाकियों ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो खैर अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, पर अब मेन हम फोकस करेंगे आउटकम्स के ऊपर। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन्हीं के ऊपर बात करी है कि पीस एस्टेब्लिश करना है। बाकी जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स के अंदर उन्होंने सजेस्ट करा है कि अब थोड़ा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन लाई जाए। देन मिडल ईस्ट क्राइसिस आप देख रहे हो, इजराइल, हमास, लेबनान, ऊपर से सऊदी अरेबिया, यूएई, अभी ये मेंबर सऊदी अरेबिया तो नहीं बना, यूएई मेंबर बन चुका है अब ब्रिक्स प्लस का। तो वो क्या, उनके अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ईरान आ गया उधर, येमेन आ गया, ये सारे क्या है, इन रीजन्स में भी क्या है, डिस्पैरिटीज हैं। अब ब्रिक्स के ये मेंबर बन रहे हैं जब, तो उनकी प्रॉब्लम भी किसकी प्रॉब्लम होगी, ब्रिक्स की होगी ऑब्वियसली। जैसे नाटो आप सुनते रहते हो ना कि एक कंट्री के ऊपर अटैक किया तो सभी के उसके अगेंस्ट बदला लिया जाएगा, रिवेंज लिया जाएगा। तो अगर ये कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर आ रही हैं तो एक प्रॉब्लम भी साथ में आएगी, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी किसकी हो जाएंगी, अब ब्रिक्स की हो जाएंगी। G20 रोल, अब देखो जितने ज्यादा मेंबर होते हैं वोटिंग उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। एक तो होता है कि हाँ एक ही तरफ को सबने वोट डाल दिया और थोड़े बहुत लोग रह गए कि जिन्होंने नहीं हाँ करी। तो यस के मान लो G20 का एग्जांपल ले लेते हैं, वोटिंग हुई किसी मुद्दे के ऊपर, एक तरफ 18 वोट आ गए, दूसरी तरफ 2 वोट आ गए। अब कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जहां पे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लाने की ट्राई करी जाती है कि ये डिसीजन पास ही ना हो आगे। तो अब जैसे जैसे मेंबर्स इंक्रीज करेंगे यू विल नोटिस की प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं मिनिमम गवर्नमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम गवर्नेंस, पर जितने ज्यादा मेंबर वहां पे ऐड होंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज छोड़ेगा। बट खैर यहाँ पे बोला गया है कि देखो हम G20 जो कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स को भी ऐड कर रहे हैं। फॉर नाउ 4 टोटल ऑफिशियल कंट्रीज जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, आगे देखते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर काम करने की बात करी है, इंटर बैंक कोऑपरेशन, ये टर्म आ चुकी है एक सुर्खियों के अंदर, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसमें बेसिकली वही बातें करी गई हैं जैसे पुतिन ने बोला कि एक अपनी ब्रिक्स करेंसी निकालते हैं ताकि डॉलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। उसके अलावा लोकल करेंसीज की बात करी गई है, लोकल करेंसी मतलब अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट करो, पर उसके क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। देन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इन लोकल करेंसी। इसके अलावा एक और बिग कैट्स अलायंस, सो बिग कैट अलायंस, साथ इसमें कैट्स,
कैनाइन जो होती हैं, कैनाइन आपकी ये दांत होते हैं ना, लंबे लंबे इंसीजर होते हैं, बीच में 4, उसके बाद कॉर्नर्स ऐसे देखते हो आप, ये इंसीजर्स हैं फ्रंट वाले, और यहाँ पे एक शार्प्स होता है, दैट इज कैनाइन। तो ये है आपकी बिग कैट्स, 7 कैट्स आती हैं इसके अंदर, जिसमें से लाइन, लेपर्ड, टाइगर, स्नो लेपर्ड, चीता, ये तो इंडिया में आपको मिल जाएंगी। बाकी ये प्यूमा एंड जैगुआर जो है वो इंडिया में नहीं मिलते हैं। तो ये टोटल 7 कैट्स आती हैं बिग कैट अलाइंस के अंदर। क्यों बनाया गया है ये बिग कैट अलाइंस? क्योंकि ये एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, खतरा है कि खत्म हो जाएंगी। फिर अभी आपने कूनो नेशनल पार्क में सुना होगा कि चीता लाए गए, पर उनका सर्वाइवल रेट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, काफी सेंसिटिव पैदा हो रही है जो अगली जनरेशन है, एकदम से उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो इनके ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे इनको हम प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, बिग कैट अलाइंस। तो इसकी भी बात करी है। तो ब्रिक्स मेंबर्स ने प्लेज लिया है, शपथ ली है कि हम इनको प्रिजर्व करेंगे, जो हमारी बिग कैट, ये 7 कैट्स हैं। हेल्थ इनिशिएटिव क्या लिए है? तो वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हम पहले ही वार्न कर सकते हैं लोगों को, उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए जाएंगे ताकि मास इन्फेक्शन से रोका जा सके। उसके अलावा ग्रेन एक्सचेंज, अब रशिया है कितनी ज्यादा व्हीट जो है एक्सपोर्ट करता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ग्रेन एक्सचेंज, मेन फोकस किया है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आउटकम्स निकल के आई हैं फ्रॉम द कजान डिक्लेरेशन। पर जब ये पॉइंट्स आप देखोगे, इन्हीं में आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। पहला ही पॉइंट देखो, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बोल तो दिया कि पीस एस्टेब्लिश करो, करेगा, ईगो बीच में आएगा। उधर फोकस है कि ग्लोरी वापस लेके आनी है, तो ऐसे कैसे पीछे हटेंगे। यूक्रेन मना कर रहा है क्योंकि बैकिंग कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम यूएस, ठीक है। और मिडल ईस्ट क्राइसिस, ये भी फॉर एवर हैं, पहले से इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो वो भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। नाउ G20, इसका भी आगे पॉइंट आएगा। फाइनेंशियल इनोवेशन इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट, लोकल करेंसीज में हो जाता है तब तो इंडिया को फायदा है, पर बाकी कंट्रीज को अगर फायदा नहीं हुआ तो क्या वो अलाउ करेंगे इस चीज को? तो उस पर देखना पड़ेगा। बिग कैट अलाइंस काफी पॉजिटिव पॉइंट है, हेल्थ इनिशिएटिव काफी पॉजिटिव पॉइंट है, ग्रेन एक्सचेंज काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं अब। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले तो रशिया का स्ट्रेटेजिक गेन। अब वेस्ट, जैसे ही रशिया ने अटैक किया किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, तो वेस्ट ने लगा दिए सैंक्शंस। अब सैंक्शन का क्या मतलब होता है? हाँ, सैंक्शन का मतलब है कि अब इंडिया अगर रशिया के साथ ट्रेड करेगा, तो रशिया को तो मना कर रही थी, इंडिया के ऊपर भी चार्जेस लगेंगे, फाइन लगेगा, टैक्स लगेगा, जो मर्जी सोच लो। तो यहां पे क्या हुआ? वेस्ट ने लगा दिए सैंक्शन, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर कर दिया अटैक, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या हुआ? इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, जिसके हेडक्वार्टर्स एट, यस, वेरी गुड, हेग बोला, आकांक्षा ने बोला, नीदरलैंड्स में है, याद रखना इसको। अब यहां से एक जो वारंट था वो जारी कर दिया गया था अगेंस्ट पुतिन, और बोला गया कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं आईसीसी की, अगर उस कंट्री के अंदर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 लाइंस मैंने अभी बोली, कौन कौन सी, एक सैंक्शन वाली और दूसरी अरेस्ट वाली, ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट रशिया है, ठीक है। किसकी डोमिनेंस दिखा रहा है? वेस्ट की। तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है कि जो रशिया है वो अपनी ग्लोरी लूज कर चुका है, कोई डोमिनेंस नहीं है, पर वेस्ट की अभी भी दिखाई गई है, फर्स्ट थिंग। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है फ्रॉम द पुतिन साइड। अब पुतिन क्या बोलते हैं कि समिट में देखो कितना इन्फ्लुएंस है हमारा, आज भी ब्रिक के जो कंट्रीज हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तभी तो मीटिंग भी कहाँ पे है? कजान में है, और कजान कहाँ है? रशिया में है। तो वो रशिया में आए हैं, तो लगभग 9 कंट्रीज के लीडर यहाँ पे मुझसे मिलने आए हुए हैं, क्योंकि लोकेशन ही यहाँ पे है, तो अभी भी मेरा इन्फ्लुएंस है। तो दोनों की क्या दिख रही है? डोमिनेंस वाली जो अप्रोच है, आइडियोलॉजी है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके अलावा ब्रिक्स को होस्ट करके रशिया ने क्या बताया कि आज भी वो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, और किसकी तरफ कर रहे हैं? तो मल्टी पोलैरिटी की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट कि एक ही पावर। हेजेमनी एक वर्ड होता है, हेजेमनी, जिसका क्या मतलब होता है? हेजेमनी, इस वर्ड को आप यूज कर सकते हो, हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब है सिर्फ एक कंट्री चाहती है कि मैं ही रूल करूं, पर्सन के लिए भी यूज हो सकती है, कंट्री के लिए भी यूज हो सकती है, हेजेमनी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक ही पावर होगी थ्रू आउट द नेशंस। फिर बाइपोलर आप सुनते हो तो 2 कंट्रीज आ जाएंगी, और जब मल्टीपोलर सुन रहे हो तो मतलब मल्टीपल कंट्रीज आ रही हैं, जिसके ऊपर फोकस किया किसने? ब्रिक्स मीटिंग के अंदर। उसके बाद सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन डिस्पाइट डिफरेंसेस। अब जैसे मैंने बताया, जीडीपी देखेंगे इसमें, ब्रिक्स की कंट्रीज को फोकस में रखोगे आप,
जैसे रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और फाइनली ब्राजील। अब इनकी जीडीपी पे क्वेश्चन उठाया वेस्टर्न कंट्रीज ने। उन्होंने बोला कि अब जीडीपी का डिफरेंस देखो, चाइना की है 18 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, उसके अलावा इंडिया की है 4 ट्रिलियन डॉलर, साउथ अफ्रीका की अंडर 400 बिलियन डॉलर, काफी कम है। तो यहाँ पे एक तरह से फूट डालने वाला काम तो करने की ट्राई करी उन्होंने, पर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है। ओवरऑल कजान डिक्लेरेशन में क्या स्टेटमेंट दी कि डिस्पाइट हमारे बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं जीडीपी में, बट फिर भी हम क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, और जो लीस्ट डेवलपिंग है उनको हम सपोर्ट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द फंड्स। फंड्स कहाँ से आएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो आगे ये एक स्टेटमेंट भी दी जिसमें बोला गया कि लगभग 30 बिलियन डॉलर का जो फंड है वो दे दिया गया है थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, चाइना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने देख लिया 2015 में, मतलब 14 में ये अनाउंस कर दिया गया था, 15 में ये प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो गया। तो सेल्फ रिलायंस के लिए इसको बनाया गया था ताकि जो ब्रिक्स कंट्री हैं इनको वेस्ट के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े फॉर द फंड्स, क्योंकि वेस्ट के पास तो है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे वो फंड अटेन कर सकते हैं। पर ब्रिक्स वालों ने क्या किया, अपना ही एक फंडिंग सिस्टम बना लिया, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। और एक और स्टेटमेंट निकाली कि हमने लगभग 30 बिलियन डॉलर जो है वो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दिए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक। उसके बाद प्रायोरिटी कहाँ पे दी जाएगी, तो ग्लोबल साउथ पे दी जाएगी, मतलब आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन, इंडिया भी आ जाएगा, और कौन आ जाएंगे, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं वो भी आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, वो साउथ में दिखता है बट इट इज डेवलप्ड इन नेचर, तो उसको नॉर्थ में कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस बार हाईलाइट आपने सुना होगा, दैट इज इंडिया चाइना बॉर्डर। वैसे 15 या 20 मिनट की मीटिंग होती थी शी जिनपिंग और मोदी जी की, बट इस बार जो ये वो 50 मिनट की हुई है, ठीक है, 1 घंटे से 10 मिनट कम की हुई है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट तक हम पहुंच चुके हैं। कहाँ का एग्रीमेंट, दे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स हैं जैसे गलवान वैली, 2020 में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, पर बढ़ता ही गया, और अभी सिर्फ एग्रीमेंट बोला है, वर्बल हुआ है, कोई सिग्नेचर नहीं हुआ है कि ये सॉल्व हो गया मैटर। यहाँ पे ऊपर से कोई प्रॉपर बॉर्डर लाइन नहीं है, हम अज्यूम करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना कौन सी अज्यूम करता है, मैक, नो, वो तो अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना तो उसको रिजेक्ट करता है। यस, जॉनसन लाइन। तो होता क्या है, जैसे हम हैं तो हम थोड़ा आगे बोलेंगे, चाइना वाले हैं वो थोड़ा इधर को बोलेंगे कि सब खिसकते रहो आगे पीछे। तो यहाँ पे प्रॉपर जो है बॉर्डर नहीं है। तो अब एग्रीमेंट हुआ है एक कि हाँ हम इस जो बॉर्डर को लेके जो इशू है इसको रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो गलवान की लोकेशन आ गई, ये ऊपर देपसांग है, नीचे रेमचौक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक आ जाती है, दैट इज योर पेंगोंग सो लेक, ठीक है, ये लद्दाख का रीजन है। ये वाला कौन सा है, अक्साई चेन। और यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। गिफ्ट में दे दिया था पाकिस्तान ने चाइना को, कितना अच्छा गिफ्ट दे दिया, ग्लेशियर ही दे दिया। लो, तो इसके ऊपर एग्रीमेंट करा हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी आउटकम है फ्रॉम द कजान डिक्लेरेशन, इसको भी आप ध्यान रखोगे। पॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ब्रिक्स की जो अब रिप्रेजेंटेशन है वो ग्लोबल स्टेज पे हो रही है। वेस्ट डर रहा है, कहीं ना कहीं जेलस भी फील कर रहा है, एंड काउंटर बैलेंस टू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। G7 आप सुनते हो, G20 सुनते हो, G20 में हम भी हैं पर वेस्टर्न कंट्रीज भी बहुत सारी हैं। G7 के अंदर अगर बात करें तो अब ये कंट्रीज आपको रट जानी चाहिए। कौन कौन आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, कनाडा, यूके, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो ये कंट्रीज तो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी आ गई, यूएस, कनाडा, यूके, इटली, जापान, फ्रांस और जर्मनी, तो 7 कंट्रीज। 2014 से पहले कितनी थी ये, G8, यानी कि इसमें एक और कंट्री थी रशिया। पर रशिया ने क्या किया था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, जिस वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया था। तो जो रशिया था ये 2014 में बाहर कर दिया, तो G8 से बन चुका था G7। और इसके अलावा G20 कंट्रीज ये तो बहुत सारी हैं, 20 हैं, यूरोपियन यूनियन। और जो G20 2023 का इंडिया में हुआ था, उसके तहत एक और यूनियन ऐड करा गया है, अफ्रीकन यूनियन। तो वो चीज़ भी आप याद रखोगे इस केस में। तो हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं टैकल करने की ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रिक्स। और यूएनएससी आपने सुना होगा, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी जब डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाइस्ड डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक तरफे
अपने ही फेवर में डिसीजन सुनाएंगे। वैसे ही IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगेन वेस्ट का है। देन वर्ल्ड बैंक आ जाता है, अगेन किसका है, वेस्ट का है। तो इनको टैकल करने के लिए ब्रिक्स के अंदर आप नोटिस करोगे कि कुछ ना कुछ बना ही रखा है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया, अगर फंड चाहिए तो इससे ले लो, इन्होंने प्रूफ भी दिया कि $30 बिलियन हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि कहीं ना कहीं बाइसनेस शो करते हैं और अपनी हैजेमनी को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा कजान डिक्लेरेशन में बोला गया है कि जो ऊपर वाली इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हम टैकल करेंगे बाय मेकिंग द न्यू इंस्टीट्यूशंस, तो वो बनाए जाएंगे ब्रिक्स के अंडर। अब इंडिया की क्या स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस रही, तो दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, तो उससे पता चलता है कि इंडिया भी क्या कर रहा है, ब्रिक्स को भी सपोर्ट कर रहा है और साथ में रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो रशिया के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई कि देखो एक लीडर इंडिया से भी आए थे। तो जियो पॉलिटिकल बैलेंस बनाया जा रहा है, स्ट्रैटेजिकली सोच के चल रहे हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारी चीज़ें, एनर्जी को हम वहाँ से इम्पोर्ट करवाते हैं, ग्रेन्स इम्पोर्ट करवाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम द रशिया। और एक अनएक्सपेक्टेड एग्रीमेंट भी हुआ, कौन सा, बीजिंग एंड न्यू दिल्ली के बीच में, अबाउट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद ये जो मीटिंग थी मोदी एंड जी की 50 मिनट्स तक चलती है, तो इट इज़ जस्ट अ पॉजिटिव पॉइंट। मतलब अभी साइन कुछ नहीं हुआ है, ऐसे मत सोचना कि हो गया सब सॉल्व कुछ नहीं हुआ है, बस बोला है, अभी वर्बल चीज़ें हैं। ओके तो ये तो वही है, एक्सपांशन कर दी गई है। एक्सपांशन में 4 नई कंट्रीज ऐड कर दी गई और एक कंट्री ने अभी फॉर्मली बस बोल दिया है कि हाँ जी हमें आना है ब्रिक्स के अंदर, पर अभी आए नहीं है। तो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं इन्होंने ऑफिशियली पार्टिसिपेशन कर लिया इन द ब्रिक्स। पर जो सऊदी अरेबिया है, इनके किंग तो नहीं आए थे, इन्होंने अपने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को भेज दिया था ताकि मीटिंग जैसी अटेंड कर लें वो, ठीक है। तो इन्होंने अभी यस नहीं बोला है, तो अभी मेंबर नहीं है ये ब्रिक्स के। तो इस बार जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया फाइनली, ब्रिक्स प्लस। लोकेशंस देख लो, यहाँ पे आपकी सऊदी अरेबिया आ जाएगी, ये है आपका यमन, यमन की कैपिटल आ जाती है सना, और सना में एक रिबेलियन ग्रुप है नेम्ड हाउदी, याद रखना इसको, हाउदी। अब नहीं दिखेगा ये न्यूज आर्टिकल्स में थोड़े टाइम के लिए, पर पेपर में जरूर दिख जाएगा, तो इसको ध्यान में रखोगे, दैट इज हाउदी। हाजमोला, हेजबोला, लेबनान, ठीक है, लेबनान का था, यहाँ पे आपको लेबनान मिल जाएगा। पर एक चीज है, इन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, यूएई यहाँ पे आ जाएगा आपका, ज्वाइन तो कर लिया, पर इनके अपने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट भी किसके हो जाएंगे, ब्रिक्स प्लस के हो जाएंगे, तो उनके ऊपर भी अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अब प्रोज क्या क्या है, पॉजिटिव चीजें क्या हैं। इस बार अगर 4 कंट्रीज ये जो नई वाली ऐड हुई हैं, जैसे इजिप्ट को ही देख लो, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन, ये वाला आ गया आपका इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट सुना होगा आपने, ये कौन सी कैनाल है यहाँ पे, स्वेज कैनाल, सबसे पुरानी कैनाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है फॉर द ट्रेड पर्पस। तो यहाँ पे जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आता है, इजिप्ट उसको चेक करती है, जो भी पेमेंट्स आती हैं वो उसी पोर्ट पे आती हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, मेडिटेरियन सी में डायरेक्टली रास्ता जा रहा है, रूट जा रहा है, इसकी भी इंपॉर्टेंस दिखेगी आपको। यूएई देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, ऑयल डायरेक्टली दिखेगा आपको जब भी अरबिक कंट्रीज की आप बात करोगे, तो ऑयल की इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुकी है। एक तरफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आपको दिखेंगी और दूसरी तरफ कंज्यूमिंग वाली दिखेंगी, तो एक बैलेंस सा बन गया। अब प्रोडक्शन वाली भी है अपने पास कंट्रीज और दूसरी कंजप्शन वाली भी है। इंडिया किस में आएगा, कंजप्शन में आएगा कि प्रोडक्शन में आएगा, कंजप्शन में, ऑब्वियसली हम तो यूज कर रहे हैं ना ऑयल, और हमारे पास तो 10 दिन का ही होता है मिनिमम, पता है ये आपको, 15 दिन का होना चाहिए मिनिमम जो रिजर्व होता है, अपने पास 10 दिन का भी नहीं बचता, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या फ़ायदा होगा, चलो ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं वो, यूएई आ गई आपकी, सऊदी अरेबिया आ गई, एंड ऑल आ गई, तो ये प्रोड्यूस तो कर रही हैं, पर हमें क्या फ़ायदा होगा, नेगोशिएशंस। अब बोलेंगे कि हाँ जी जैसे कि हम एक ही घर के मेंबर्स हैं, अब एक ही घर के हो गए ना, ब्रिक्स प्लस में आ गए हैं, तो नेगोशिएशंस पॉजिटिव नोट पे हो सकती हैं, थोड़ा सा प्राइसिंग में रिडक्शन हो सकता है। जैसे रशिया ने, जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चला, रशिया ने बोला इंडिया वालों को कि हमारे ऊपर वैसे तो सैंक्शन लगे हैं, पर देख लो हम सस्ते दाम पे बेच रहे हैं ऑयल। इंडिया ने बिना सोचे कि वेस्ट क्या बोलेगा, बाद में वेस्ट भी मुकर गया, वेस्ट कहता कि नहीं हम भी यही बोल रहे थे कि इंडिया को तो अच्छा है कि अगर सस्ते में बिक रहा है, तो रशिया से हमने परचेजिंग करी। अब फाइनली यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी ऐड हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हम नेगोशिएट कर सकते हैं ऑन द ऑयल। फिर आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भी तो जा रहे हैं,
पर अभी ये बहुत दूर है, मतलब 2030 का तो हमने टारगेट सेट करा हुआ है, बट अभी जब रिजल्ट्स देखते हैं तो अभी बहुत दूर है, ठीक है, जो टारगेट्स हैं वो अटेन नहीं हुए हैं। एनर्जी कोऑपरेशन, रशिया ही आ गया इंपॉर्टेंटली, बाकी आपके ये जो नई कंट्रीज इजिप्ट इथोपिया एंड ऑल ये ऐड हुए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, तो एनर्जी के लिए आ जाएगा। बट कॉन्स क्या क्या मिलेंगे? नाउ डिसीजन मेकिंग, कंसेंसस सिस्टम आ जाता है। कंसेंसस मतलब वोटिंग, वोट डाल के आप करते हो कि कौन मॉनिटर बनेगा ग्लास का, दो लोगों को खड़ा कर देंगे, अब वोट डालो, ठीक है, तो वैसे ये भी वोटिंग करेंगे। पर जब बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हमने हमेशा से सुना है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्योंकि अब क्या होगा, ऑपोजिशन भी उतनी होगी जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा कि कोई भी अगर डिसीजन पास ऑन करना होगा। उसके अलावा कुछ ग्रुप्स बने थे, जैसे नैम आपने सुना होगा, तो जब ये वर्ल्ड वॉर टू एंड ऑल आपके कोल्ड वॉर खत्म होते हैं तो 1961 में एक ग्रुप बना था, दैट इज नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज के टाइम पे देखोगे 120 मेंबर मिल जाएंगे, जिसमें से उसके अलावा आपको 22 ऑब्जर्वर मिल जाएंगे, जो मेंबर तो नहीं है पर देखते रहते हैं उनको। तो नैम की अब कोई रेलिवेंस नहीं बची है, आप कभी भी न्यूज़ आर्टिकल्स में नहीं देखोगे कि नैम के ऊपर फोकस किया हो, ये तो सुना भी नहीं होगा कईयों ने। G77, इसके अंदर 77 कंट्रीज हैं, तो इनकी जो रेलिवेंस है वो अब खत्म हो चुकी है। फोकस किस पे होगा इनका? नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्या लग रहा है नाम से, नॉन अलाइंड मूवमेंट, किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे? पीस, लड़ाई के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, किस पे? पीस पे फोकस करेंगे, तो यही इनका मेन पर्पस हुआ करता था। तो मे बी अगर ब्रिक्स के अंदर इतने सारे मेंबर्स ऐड होते चलेंगे तो क्या पता वो भी अपना रेलिवेंस लूज कर दे, तो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जियो पॉलिटिकल राइवलरीज, जैसे कि मैंने बताया सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके तो अपने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईरान आ जाता है, साइड में इजिप्ट है, इथोपिया है, इनके अपने ही टेंशन चली रहती हैं, तो अब वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्रिएट कर सकता है इन द ब्रिक्स प्लस। अब जो फोकस किया गया वो किया है डी डॉलराइजेशन, ठीक है, आपने सुना होगा एक स्विफ्ट सिस्टम, जिसमें क्या होता है, दो कंट्रीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका स्विफ्ट अकाउंट, और इस तरफ है इंडिया और इस तरफ है यूएस। सो यहाँ पे यूएस कंसीडर कर लो, यहाँ पे इंडिया कंसीडर कर लो। अब ये बताओ मुझे, हम एज अ इंडियंस हम क्या करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूएस या एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएस? यूएस से इंपोर्ट करते हैं? नो, यहाँ पे हम प्लस पॉइंट पे हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उतनी चीज़ें हम परचेज नहीं करते। यहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस में है, ठीक है, दो टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? ट्रेड सरप्लस, सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा, और दूसरा है ट्रेड डेफिसिट, ये कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब जैसे इंडिया यूएस को बहुत सारी चीज़ें अगर बेच रहा है तो कौन सरप्लस में हुआ? इंडिया, और ये क्या आ जाएंगे यहाँ पे? ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस मतलब फायदा हो रहा है अपना, अपनी कंट्री का, एंड डेफिसिट किसके साथ है? चाइना के साथ, 90% का गैप आ जाता है, बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं उनसे, तो वो डेफिसिट आ जाएगा उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये होता है अकाउंट जिसके थ्रू करी जाती है पेमेंट, और पेमेंट होती है किसमें? डॉलर्स में, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन पे फोकस करा है ब्रिक्स ने कि वेस्ट को हम डोमिनेट नहीं करने देंगे, उनकी करेंसी को भी यूज नहीं करेंगे। तभी पुतिन ये एक करेंसी उठा के घूमे हुए थे कि हम अपनी एक नई करेंसी लेके आएंगे, पर बाकी ब्रिक्स वालों ने ध्यान ही नहीं दिया, जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने कुछ खास इस पे नोट नहीं किया कि अपनी करेंसी होनी चाहिए। अब रशिया का ही एंथुसियाज्म था, बाकियों का नहीं था उतना। बाकियों ने जो फोकस किया है वो किया है ऑन लोकल करेंसी। अब यहाँ पे एक चीज समझना, लोकल करेंसी के लिए रशिया ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अब रशिया क्या है, बेच रहा है चीजें ज्यादा। अब सोचो जब इंडिया कुछ परचेज करेगा फ्रॉम रशिया, अब इंडिया दे देगा रुपी, ठीक है, अब उस रुपी का करेगा क्या रशिया? और अगर वैल्यू देखोगे तो अपने रुपी की वैल्यू ज्यादा है रूबल से, वो 1.5, जैसे 1 रुपया है ना अपना, उनका 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये देखो, 1 रुपी इज इक्वल टू 1.15992 रूबल्स, ठीक है, वो तो मैटर नहीं करती चीज। पर अब सोचो लोकल करेंसी वाला आइडिया चल पड़े, अब इतनी सारी चीजें खरीदेगा इंडिया फ्रॉम रशिया, किस में पेमेंट करेगा? रुपी में। पर रशिया बोल रहा है मैं रुपी का करूंगा क्या, कहाँ पे इसको यूज करूंगा, मुझे तो खरीदना ही नहीं है इंडिया से कुछ ज्यादा। तो मतलब जो ट्रेड सरप्लस कंट्रीज हैं उनके लिए तो लॉस में जाएंगी चीजें, वो तो इस आइडिया को कभी भी फेवर नहीं करेंगे। समझ आया ये वाला पॉइंट? तो इस वजह से जो रशिया है उन्होंने थोड़ा सा पैर पीछे खींच लिया और एक करेंसी लेके घूमे हुए थे कि हाँ जी अपनी एक नई करेंसी कर लेते हैं, इससे अच्छा जैसे स्विफ्ट अकाउंट है फॉर द डॉलर, वैसे ये भी बोल रहे थे कि एक नई करेंसी लॉन्च कर लेते हैं, कहीं ना कहीं लोकल करेंसी के अगेंस्ट है। अब 92% जो रशिया का ट्रेड है वो आपको चाइना के साथ मिल जाएगा, ये लोकल करेंसी में कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में ट्रेड चला ही रहता है।
कुछ चाइना से ये परचेजिंग करते हैं, कुछ रशिया से परचेजिंग करते हैं, इनका बैलेंस में है तो इनका तो चल जाता है लोकल करेंसी में। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया में तो इनको लॉस ही हो जाएगा, रुपी का इनका कोई रेलिवेंस नहीं बचेगा, चाइना लेगा नहीं ऑब्वियसली, और चाइना से हम नहीं लेंगे उनकी करेंसी में। जैसे पिछली बार जब बोला था कि हमें हमारे ऊपर तो सैंक्शन लग गए हैं, रशियन सेल्स कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं तो डॉलर में तो हम लेंगे नहीं पेमेंट, तो किस में लेनी थी, या तो रुपी में। पर रशिया ने बोला कि ऑयल खरीद तो लो आप रुपी पे, मेरे काम का नहीं है रुपी। फिर बोला था कि आप क्या करो रैम में भी, किसकी है ये, चाइना की, तो इसमें कर दो पेमेंट। फिर इंडिया मुंह कर गया कि नहीं हमें भी नहीं करनी इसमें। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था पेमेंट्स को लेके। तो अभी फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, ऑल्दो एक नया करेंसी का कॉन्सेप्ट है, दूसरा लोकल करेंसी का कॉन्सेप्ट है, हामी किसी ने नहीं भरी है, ठीक है। तो मीटिंग्स होती हैं पर कुछ खास रिजल्ट नहीं निकल के आते। नाउ कंक्लूजन आएगा तो इसमें आपको 2-3 टर्म्स का काफी ज्यादा यूज करना है। एक तो किस चीज पे फोकस किया, एक मल्टीलेटरलिज्म, कि सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, किसी कॉमन गोल के ऊपर फोकस कर रही हैं। दूसरा फोकस रहेगा मल्टीपोलैरिटी। और क्या लिख सकते हो कि हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, यानी कि ग्लोबल साउथ। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो।